जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीकली या फिर 7-8 दिनों का जो कॉम्बिनेशन का एक करंट अफेयर्स है वो जुलाई का कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर्स के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसके पहले सेक्शनल जो है वो एक करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर किया हुआ है वहाँ पर, जो इंडेक्स रिपोर्ट ये सारी चीज़ें हैं। जल्द ही बाकी टॉपिक्स पर भी आप लोगों को अक्टूबर 2023 से जून 2024 के बीच के करंट अफेयर्स मिलने लगेंगे। उस प्लेलिस्ट को आप लोग देखते रहिएगा, वो अपडेट होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीक करंट अफेयर को। तो सबसे पहला सवाल है, हाल ही में अपनी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो 2 दिन के लिए किसी देश के विजिट पर गई हुई थी, 2 दिवसीय यात्रा पर गई हुई थी। उस देश ने उनको अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। यानी जिस 2 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हुई थी, वहाँ पर उन्हें उस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। और ये 4 देश हैं जो आपको बताना है कि वो कहाँ पर गई हुई थी। तुवालू, नाउरू, वानुआतू या फिर फिजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फिजी। फिजी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी जो अपनी राष्ट्रपति हैं वो 2 दिन की यात्रा पर फिजी गई हुई थी। वहाँ पर भारत और फिजी के 75 साल के जो राजनयिक सहयोग है, जो डिप्लोमेटिक एसोसिएशन है, रिलेशन है, उसके पूरे होने पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। अब फिजी की जो राजधानी है वो सुवा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार ये फिजी जो है इसका मैप में भी हम लोकेशन देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी सारे देश हैं। तो इस मैप से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से द्वीप हैं, आइलैंड है जो कि उस देश में आते हैं। तो यहाँ कहीं आप लोग जब फोकस करेंगे, देखिए ये इतना हिस्सा जो है ये है फिजी और यहीं पे अपनी राष्ट्रपति महोदय जी वहाँ पर गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में जो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक बुक का अनावरण किया। उस बुक का नाम है इंडिया @100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। तो आपको बताना है इस पुस्तक को किसने लिखा है। उनका फ़ोटो भी ये बना हुआ है और ये परिमल नाथवानी जी ने लिखा है, केवी सुब्रमण्यन हैं इसके राइटर, सुदीप्त सेनगुप्त जी हैं या फिर आल बाल सुब्रमण्यम जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवी सुब्रमण्यन जो हैं वो इसके लेखक हैं और ये आप उनको फ़ोटो में भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, जो अपनी विदेश मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर भारत का पहला बीमस्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस शहर में किया है। यानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से किस शहर में प्रथम बीमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और नई दिल्ली, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में भारत का पहला बीमस्टेक बिजनेस समिट का आयोजन हुआ। और आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने जो पहला अपना बीमस्टेक बिजनेस समिट आयोजन किया नई दिल्ली में, वो 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में हुआ। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बीमस्टेक का अपना एक सुरक्षा, जो भी इनके सिक्योरिटी चीफ्स हैं, बीमस्टेक के जितने भी सुरक्षा प्रमुख हैं, उनकी म्यांमार के कैपिटल न्यापिताओ में पिछले महीने जुलाई में हुआ था एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का एक नेतृत्व वहाँ पर गया हुआ था, इंडियन डेलीगेशन गया हुआ था। इसमें अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल जी, वो भी वहाँ पर गए हुए थे पिछले महीने। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पिछले महीने क्या हुआ, जुलाई में बीमस्टेक का जितने भी सुरक्षा चीफ हैं, सुरक्षा हेड हैं, वो सारे लोग गए उस मीटिंग में। और अगले महीने जो कि अगस्त ये महीना चल रहा है, उसमें भारत ने इनकी बिजनेस समिट का आयोजन किया है। तो 2 जो बीमस्टेक के समिट हैं, शिखर सम्मेलन है, उनको आप लोग को ध्यान रखना है, जुलाई और अगस्त में हुआ है। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में 32वां अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जिसमें शामिल हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन से शहर में आयोजन इसका किया गया है। यानी भारत ने हाल ही में किस शहर में जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं,
उनकी एक 32वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। आपको ये बताना है कि कौन से शहर में इसकी मेज़बानी भारत ने किया है, नई दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी या फिर लखनऊ में। तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में जितने भी कृषि अर्थशास्त्री हैं उनकी 32वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुई है, उसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इसमें डायग्राम बना हुआ है उसमें यही बात लिखी हुई है। और ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 66 सालों के बाद जाकर भारत ने फिर से कृषि अर्थशास्त्रियों की, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की एक मीटिंग की मेज़बानी की है, एक कॉन्फ्रेंस कराया है। इसके पहले सन 1958 में भारत ने इस तरह का आयोजन किया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि हर 3 साल में इस तरह के कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है। तो 3 साल में एक बार होता है, तो अब हो गया 2024 में, तो जाहिर सी बात है अब 2027 के पहले की मीटिंग नहीं होनी है। और 66 सालों के बाद भारत ने इस तरह की मीटिंग का आयोजन किया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सियोम 4 मिशन पर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं जिसे भारत ने चुना है? तो कौन से ऐसे 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस में जाएंगे एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? तो देखिए एक्सियोम स्पेस एक कंपनी है, एक्सियोम स्पेस कंपनी का ही अब ये चौथा मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर ये जाएगा। तो इसमें अपने देश से 2 ग्रुप कैप्टन जो हैं इंडियन एयरफोर्स के उनको चुना गया है। आपको ये बताना है कि कौन से वो 2 ग्रुप कैप्टन्स हैं जिनको इस मिशन के लिए, इम्पोर्टेंट मिशन के लिए चुना गया है, क्योंकि बाद में एक बार वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हो आएंगे तब गगनयान मिशन के लिए भी वो और बेहतर तरीके से ट्रेंड हो पाएंगे। तो ये जो 2 हमारे वीर ग्रुप कैप्टन्स हैं इनका नाम है शुभांशु शुक्ला और दूसरे हैं प्रशांत बालकृष्णन नैयर। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 2 ग्रुप कैप्टन्स को चूज़ किया गया है। जो पहले ग्रुप कैप्टन है वो मेन पायलट होंगे और दूसरे जो है वो उनको सपोर्ट करते हुए बैकअप पायलट होंगे। तो जो मेन ग्रुप कैप्टन पायलट के तौर पे जा रहे हैं, मेन पायलट के तौर पे वो है शुभांशु शुक्ला जी, और दूसरे जो पायलट हैं मिशन में जो उनको कहीं ना कहीं असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे बैकअप के तौर पे, वो हैं प्रशांत बालकृष्णन नैयर जी। ये 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, उस लेफ्टिनेंट कर्नल का क्या नाम है जिसे इंडियन आर्मी ने यंगेस्ट इंडियन रेफरी के तौर पर पेरिस ओलंपिक्स में भेजा है? तो हमारे सेना की तरफ से एक लेफ्टिनेंट कर्नल है जो कि पेरिस ओलंपिक्स में गए हैं बॉक्सिंग के रेफरी बनकर, और इस तरीके से वो एक तरीके से यंगेस्ट इंडियन रेफरी बन चुके हैं वहाँ पर। तो आपको ये बताना है कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम हो जाएगा डी, लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक जी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल साई अशोक जो हैं वो इंडियन आर्मी की तरफ से बॉक्सिंग में रेफरी के तौर पर वहाँ पर गए हुए हैं, और इस तरीके से वो अब तक के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के रेफरी हो जाएंगे पेरिस ओलंपिक्स जो हो रहा है ओलंपिक्स में। देखिए जो काबिलन साई अशोक जी हैं उनकी एज कितनी है? 42। वो पैरा कमांडो एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट के एक कमांडो हैं, पैरा कमांडो हैं, और बहुत सारे जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। 2005 या 6 के आसपास में ये एनडीए से जुड़े थे। उसके बाद से ये स्पेशल फोर्स के यूनिट में शामिल हो गए, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशंस को लीड किया। यहाँ तक कि जो बॉर्डर क्रॉस करके एक बार जब हमारी तरफ से कुछ ऑपरेशंस किए गए थे हाल फिलहाल में, तो उसमें भी ये वहाँ पर नेतृत्व करते हुए नज़र आए थे। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में जो पीओके में किया गया था उसको भी इन्होंने लीड किया था। तो बहुत ही बेहतरीन एक पर्सनैलिटी हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी एज पर द रिसेंट डेटा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड? तो एल्युमिनियम में हमारा क्या स्थान है उसे उत्पादन करने में? अभी हाल ही में ये आंकड़ा जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, खान मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी हुई है। उसके हिसाब से भारत जो है वो कौन से स्थान पर खड़ा है?
तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पर खड़ा है एल्युमिनियम के उत्पादन में, और पहले नंबर पे जाहिर सी बात है चाइना खड़ा है, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। इसमें इतना बताया गया है कि जो अभी अपना ये मौजूदा फिस्कल ईयर है, वित्त वर्ष है 2024-25, उसकी पहली तिमाही जो अभी आपकी बीती है, अप्रैल, मई और जून, इस 3 महीने की पहली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो उसमें पिछले वर्ष की उस पहली तिमाही की तुलना में 1.2% ज़्यादा उत्पादन एल्युमिनियम का हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी खबर है। फिर एक और आंकड़ा है जो इसी खान मंत्रालय ने साथ में ही जारी किया था रिपोर्ट में। उसके हिसाब से भारत जो है वो लाइम यानी कि चूना और आयरन यानी कि लौह के उत्पादन में विश्व में कहाँ पर खड़ा है, आपको ये बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या रैंक है इंडिया की। तो देखिए, चूना के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है, और लोहे के उत्पादन में, लौह के उत्पादन में, आयरन के उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर खड़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चूने के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर खड़े हैं, और लौह के उत्पादन में, आयरन प्रोडक्शन में हम तीसरे स्थान पर खड़े हैं। यहाँ पर आयरन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मिनरल है, तो इसका थोड़ा सा डेटा देखना ज़रूरी हो जाता है। बस इतना देख लीजिएगा कि पिछली बार हमने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया था आयरन का, 275 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास, और इस बार इस साल के फिस्कल ईयर यानी वित्त वर्ष के पहली तिमाही में अगर आप तुलना करेंगे पिछली वर्ष के वित्त वर्ष के पहली तिमाही से, तो लगभग 9.7% के आसपास की बढ़ोतरी हमें आयरन प्रोडक्शन में देखने को मिली है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज़ में कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ा सा बढ़ा है। और अब जो ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि हम 79 मेट्रिक मिलियन टन पहले तिमाही में ही पहुंच गए हैं। तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि 300 मिलियन मेट्रिक टन हम क्रॉस करते हुए नजर आएंगे इस वित्त वर्ष के आखिरी तक। अगला सवाल है, ये WTO की एक हाल ही में रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये बताना है कि WTO की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादकों के निर्यातक के रूप में भारत का स्थान क्या है। मतलब दुनिया में जो देश हैं जो कृषि के उत्पादकों का निर्यात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भारत कहाँ पर खड़ा है, आपको ये बताना है। क्या भारत 5वें स्थान पर खड़ा है दुनिया में, भारत 6वें स्थान पर है, भारत 7वें स्थान पर है, या भारत 8वें स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8th। तो भारत जो है वो दुनिया में 8वें स्थान पर खड़ा है जब बात होती है कृषि उत्पादों के निर्यात की। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में इंडिया 8वें स्थान पर खड़ा है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया रिटेन्स 8th पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो भारत ने एक्चुअली अपना 8वां जो पोजीशन है उसको बरकरार रखा है, पिछले साल भी और इस साल भी। ये 2023 में इनकी रैंक थी भारत की, तो 2024 में इसकी रिपोर्ट WTO ने दिया है। तो अब यहाँ पर हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि 2023 में जो हमारा कृषि उत्पादन का निर्यात है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिर के $51 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। उसके पहले 2022 में ये $55 बिलियन हमें दिख रहा था। उसके बावजूद चूँकि सारे देशों का निर्यात घटा है कृषि उत्पादों का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, तो इसीलिए सबके प्रोडक्शन, सबके जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो डाउन होने के बावजूद हम जो है वो 8वें स्थान पर खड़े हैं। क्योंकि अपना एक्सपोर्ट घटा है तो बाकी देशों का भी घटा है, इसलिए उस पर कोई फ़र्क नहीं आया, रैंकिंग में कोई अंतर नहीं देखने को मिला है। अगला सवाल है, भारत और कौन सा अन्य देश संयुक्त रूप से अपने समुद्री इतिहास का जश्न मनाने के लिए लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रहा है। यानी इंडिया और कौन सा दूसरा ऐसा देश है जो ज्वाइंटली डेवलप कर रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में टू सेलिब्रेट देयर मैरीटाइम हिस्ट्री। आपके सामने 4 देश हैं, चारों के चारों आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वियतनाम। तो वियतनाम के साथ मिल के गुजरात के लोथल में भारत जो है वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बना रहा है, जिसे हम कहेंगे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये वियतनाम के साथ मिलकर हम इसे डेवलप कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत जो है वो पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति को आयोजित कर रहा है 2 चरणों में। आपको ये बताना है कि इन 2 चरणों में तरंग एक्सरसाइज जो है तरंग शक्ति, ये कौन से 2 राज्यों में भारत आयोजित करने वाला है।
क्योंकि ये पहला है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो प्रश्न है, भारत किन 2 राज्यों में 2 चरणों में पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये 2 राज्य हैं आपके सामने लिखे हुए, तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और राजस्थान, पंजाब और राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पहले चरण में तमिलनाडु में ये आयोजित होगा और दूसरे चरण में राजस्थान के जोधपुर में। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कुल 30 देश जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। 6 अगस्त से शुरू हो रहा है एक्सरसाइज तरंग शक्ति, तमिलनाडु के सूलर में शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि 30 देश जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उसमें से 10 ऐसे देश हैं जो अपने अपने खुद फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ आ रहे हैं, अपने लड़ाकू विमान के साथ वो खुद आ रहे हैं। बाकी जो हिस्सा लेंगे वो अपने ही देश के, जो हमारे देश का जो लड़ाकू विमान है उसमें वो शामिल हो जाएंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कुछ देशों के नाम भी हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए पहले चरण में सूलर जो तमिलनाडु है वहाँ से शुरू हो रहा है ये एयर एक्सरसाइज, और उसके बाद दूसरे चरण में ये जोधपुर में होगा आयोजित 29 अगस्त से 14 सितंबर। तो काफ़ी लंबा ये चलने वाला है। इसमें जो 10 देश शामिल होने वाले हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूएई, यूके, यूएसए और सिंगापुर हैं। अगला सवाल है, किसने हाल ही में इतिहास रच दिया? पहली महिला डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस जो इंडियन आर्मी में है उस पोस्ट पर बैठकर। यानी हाल ही में भारतीय सेना में चिकित्सा सेवाओं की पहली महिला महानिदेशक डीजी बनकर किसने इतिहास रच दिया? ये उनका फ़ोटो भी है, आप उनको देख सकते हैं। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रेरणा देवस्थली, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, या लेफ्टिनेंट जनरल दीपिका मिश्रा, या लेफ्टिनेंट जनरल महक सैनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी ने इतिहास रचा इस पद पर बैठकर। तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला डीजी मेडिकल सर्विसेज बनी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने 1 अगस्त 2024 को महानिदेशक मेडिकल सर्विसेज जो सेना का पद है उसको संभाला और इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। 1985 में इन्होंने आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो AFMC मेडिकल कॉलेज है पुणे में, वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और ये डॉक्टर बन के फिर आर्मी में तब से अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस राज्यसभा सदस्य द्वारा गिर और एशियाई शेरों पर एक कॉफ़ी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर प्राप्त हुआ? यानी द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसीव्ड कॉल ऑफ द गिर, एक कॉफ़ी टेबल बुक जो गिर और एशियाटिक लॉयंस है उनके ऊपर लिखा गया है। ये किस राज्यसभा सदस्य यानी किस राज्यसभा मेंबर के द्वारा लिखा गया है, जो पुस्तक उन्हें प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री जी को? तो ये कौन से राज्यसभा के मेंबर हैं जिन्होंने ये दिया है किताब को प्रधानमंत्री जी को? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुलदीप राय शर्मा, परिमल नथवानी जी, जॉन ब्रिटस और सुधीर गुप्ता। और आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमल नाथवानी। एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस यही कंप्लीट है। परिमल नाथवानी जी हैं और ये परिमल नाथवानी जी को आप लोग फोटो में देख सकते हैं। तो अपना पहला जो हफ्ता है लगभग 8 दिन के आसपास का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इस वीक के 1-2 क्वेश्चंस रह गए होंगे थोड़े बहुत जो भी हैं वो उनको शामिल कर लिया जाएगा। इस तरीके से वीकली और 4 वीडियोस में हम कंप्लीट करते चलेंगे अपने मंथ वाइज करंट अफेयर को। इस मंथ पूरा टारगेट है कि 3 से 4 टॉपिक पर आप लोगों को, जैसे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पे हो गया, समिट हो गया, इंडेक्स तो चलिए रिपोर्ट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। इस तरीके से इस महीने तक कंप्लीट करते हुए हर हालत में फर्स्ट वीक सितंबर तक आपके पास अक्टूबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर कंप्लीट होगा। तो उतनी वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हम लोग कर लेंगे अगले 1 महीने के अंदर। बस पढ़ते रहिए और टारगेट वाइज जो है वो कल एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को, उसमें हम टारगेट वाइज आगे कैसे बढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे वो आप लोगों को लिख के बता दिया जाएगा। और मेंस का भी अगर कोई टॉपिक उसमें होगा तो भी लिख दिया जाएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, वरना आप उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा और प्री अच्छे से देने के बाद उन टॉपिक्स पे मेहनत करिएगा जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट वाइज हम आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिससे हमारा प्रॉपर तरीके से PCS के पहले कंप्लीट हो जाए चीज़ें, और फिर RO का जब एग्ज़ाम 1.5 महीने बाद होगा तो उसमें भी हम यही चीज़ दोहराएंगे।
तो साथ बने रहिए, काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए आगे आने वाला है। कल हम लोग जो वीडियो देखेंगे वो टारगेट वाइज होगा और संपादकीय भी चलता रहेगा साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।